बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आप सभी को पता है यूपी टेट का जो पेपर होने वाला है उसकी जो डेट है, नई डेट वो आ गई है, जो कि है 23 जनवरी 2022। अगर हम बात करें यूपी टेट की तो आपका 28 नवंबर 2021 को पेपर जो है हुआ था, लेकिन पेपर लीक हो जाने की वजह से बीच में ही रोक दिया गया था, जिसकी वजह से जो है पेपर नहीं हो पाया। तो जो लीक हुआ था पेपर, उसके सभी सब्जेक्ट बाल विकास, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, गणित और अगर हम बात करें संस्कृत सब्जेक्ट की, तो इन सभी के लीक पेपर को मैंने सॉल्व करा दिया है। आप इन सभी को देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके, और वहां से अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर कैसा आया था। आप सभी को पता है, जिन भी स्टूडेंट ने यूपी टेट का पेपर दिया था 28 नवंबर को, पेपर बहुत ईजी आया था, लेकिन कह सकते हैं ना कि कुछ गंदे लोगों की वजह से पेपर लीक हो गया और पेपर को बीच में ही रोक दिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों, आने वाले एग्जाम की बात करें तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में पेपर टफ भी पूछ ले, हो सकता है इजी भी पूछ ले, लेकिन चांसेस हैं कि कुछ टफ ही पूछा जाए, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर था, अगर हम 28 नवंबर की बात करें तो वो इजी पेपर आया था। लेकिन कोई नहीं, कहते हैं ना कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहेंगे तो आपको किसी चीज का डर नहीं रहेगा, आप अच्छे से अपने क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि से, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 130 क्वेश्चंस को लेकर के। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने 130 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे बाल विकास से और ईवीएस से। तो डेली वीडियोस मिलेंगे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, तो जो भी आपको वीडियो मिले आप जरूर देखें उसे। ठीक है, अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही पूछ रहा है, आपको इसका आंसर करना। तो जो भी क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है, आप खुद से भी कमेंट द्वारा इनका आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ये चीजें। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिनको हम सॉल्व करा रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट भी जल्दी ही आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो यह है इलाहाबाद में। करेक्ट आंसर 1 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वह संबंध, वही संबंध मतलब इस जैसे कोहलर का हो गया। ठीक है, कोहलर का किससे हो गया वही पूछ रहा है। स्किनर का तो चूहों से हो गया, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से हो गया, तो कोहलर किससे संबंधित है? ये सभी अधिगम से संबंधित है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि इनमें से अधिगम से कौन संबंधित नहीं है, और जो संबंधित नहीं होगा वो आपके ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कोहलर की, तो कोहलर जो है वह गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्टवादियों में 3 लोगों का नाम फेमस है, कोहलर, कोफ्फा और वर्दमल। जिन्होंने वनमानुष पर अपना प्रयोग किया वो थे कोहलर। इन्होंने जिस वनमानुष पे अपना प्रयोग किया उसका नाम क्या था? उसका नाम सुल्तान था। ठीक है, इन्होंने सुल्तान पे 6 प्रयोग किए। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप उसका आंसर कर ले जाएंगे। तो 2 का आप आंसर डी लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। तो अधिगम का पठार यानी सीखने में जो रुकावट हो जाए या पठार आ जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? तो अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ये कहलाएगा अधिगम का पठार। करेक्ट आंसर 3 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा। देखिए, जो 28 नंबर को क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी एक बुक का नाम पूछा गया था। तो आप जो बुक हैं, ठीक है, उनके राइटर जो भी हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। बहुत जल्द ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें जितने भी संभावित पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, अगर हम बाल विकास की बात करें तो उसका वीडियो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगी।
कमेंट द्वारा आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आपको कैसे जो है वीडियोस चाहिए, कहने का मतलब है किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक, तो यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किनर महोदय। BF स्किनर जो है वह है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक। करेक्ट आंसर 4 का ए हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो देख लेते हैं 5 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अगर छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु चीजें लानी है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा इनमें से आपके अनुसार। तो 5 की बात करें तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, यानी जैसा आप उनके सामने प्रेजेंट करेंगे खुद को, अपने बिहेवियर को, तो वैसी ही चीजें उनमें आएंगे। तो छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर 5 का डी हो जाएगा। देखिए अगर हम यूपी टेट की बात करें तो पैडागॉजी सेक्शन बहुत कम आता है, ठीक है। अगर हम बात करें सीटेट की तो उसमें नंबर जो होगा पैडागॉजी का वो 15 नंबर का रहता है। वहीं अगर हम यूपी टेट की बात करें तो मैक्सिमम 4 नंबर का पैडागॉजी क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया। अगर हम बात करें समस्या समाधान की तो 6 की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा हल। HC हल महोदय ने जो है समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तावित किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग की विचारधारा से जो है वह संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित है। तो बुश महोदय हो गए, DW एलन हो गए और चीसन हो गए। जो नहीं है सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित वो है डेविस ह्यूम। करेक्ट आंसर 7 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर अनुबोध स्तर, परावर्ती स्तर और स्मृति स्तर, ये सभी स्तर जो हैं वह शिक्षण अधिगम के स्तर के अंतर्गत आएंगे। जो नहीं है वह है दूरवर्ती स्तर। करेक्ट आंसर 8 का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पर कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। योजना बनाना, अन्वेषण करना, मस्तिष्क उद्वेलन, ये सभी हैं। और व्याख्यान करना कौन सी इसमें नहीं है। तो देखिए जनतांत्रिक शिक्षण की बात करें तो जिसमें सभी को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मस्तिष्क उद्वेलन आ जाएगा, अन्वेषण यानी खोज आ जाएगा, योजना यानी प्लानिंग आ जाएगी। जो नहीं आएगा वह है व्याख्यान यानी एक्सप्लेनेशन मेथड, ठीक है। तो यह कक्षा में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है क्योंकि इसमें सीधा सीधा व्याख्या दी जाती है, ठीक है, कि मान लिया कोई टॉपिक दे दी इस पर व्याख्या कर दी। लेकिन योजना बनाने के लिए चीज़ों को हम एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक से अधिक लोगों से चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। अन्वेषण में भी ऐसा होता है और मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। तो ये सभी जनतांत्रिक शिक्षण नीति के अंतर्गत आएंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो कि है ये रहा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि अच्छे से विजिबल हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है कि इसमें हम सामान्य बालक और विशिष्ट बालक इन दोनों को साथ में लेकर शिक्षित करते हैं। इन दोनों को साथ में या ध्यान में रख करके शिक्षा को अपनी बढ़ाते हैं यानी पढ़ाते हैं बच्चों को। तो कौन कौन सी विशेषताएं हो जाएंगी। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं का अधिकतम स्तर बढ़ाना चाहती है, ये भी सही है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। बी है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। फिर आगे
नंबर ऑप्शन ए देख लेते हैं, या केवल विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने की अभिवृद्धि करती है। तो देखिए केवल क्या विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए ही ये ऐसा करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वह सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों के बारे में बात करता है। तो यही आपका विशेषता के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आप टिक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 पूछा है कि निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? दोस्तों अगर हम बात करें फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के, तो इसमें जो शामिल होगा, कौन कौन सा शामिल होगा? तो छात्र कथन, शिक्षक कथन और मौन। मौन का मतलब मौन कथन भी हो सकते हैं, वाचन भी हो सकते हैं, क्योंकि जब एक शिक्षण प्रक्रिया चल रही होती है शिक्षक के द्वारा या छात्र के द्वारा, तो उसमें मौन कथन का बहुत विशेष ही महत्व है। इसमें जो संबंधित नहीं है वह है अभिभावक कथन। कहने का अर्थ है कि फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों के बीच आपसी संबंधों पर व्यापक चर्चा की गई। इसमें कक्षा में होने वाले संचार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। फ्लैंडर के अनुसार कक्षा में होने वाली अंतःक्रिया को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें छात्र कथन यानी शिक्षक बातचीत कथन, छात्र और शिक्षक का, जिसमें मौन भी शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो जो शामिल नहीं होगा वो होगा अभिभावक कथन। यह संबंधित होगा PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। क्या है इनमें से संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई? तो दोस्तों संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई रूपग्राम है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 12 का ए हो जाएगा। इस प्रकार रूपग्राम भाषा की इकाई है, जिसके माध्यम से ध्वनिग्राम के रूप में संदेश को भेजा जाता है। फोन एक संभाषण ध्वनि का प्रतिरूप होता है। भाषा में ध्वनि की इकाई सबसे छोटी ध्वनिग्राम है। इस चीज का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर 12 का ए हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि हम करके सीखते हैं। किसने कहा? यह कथन किसका है, या कथन या स्टेटमेंट किसका है कि हम करके सीखते हैं? आपके ऑप्शन दिए, आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों 13 की बात करें, हम करके सीखते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सिम्पसन का मानना था कि हम करके सीखते हैं। अधिगम जो है इसमें करके सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, अर्थात करके सीखने का एक व्यवहारिक माध्यम है जिससे बच्चों का उपयुक्त मानसिक विकास होता रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिम्पसन के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? इसमें से शिक्षण के स्तर दिए हैं, इसमें से एक स्तर जो है वह शिक्षण का नहीं है। 14 की बात करें तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले तो हम देख लेते हैं शिक्षण के स्तर। शिक्षण में बोध, चिंतन, स्मृति, ये सभी आ जाएंगे स्तर के अंतर्गत, यानी शिक्षण के स्तर के अंतर्गत। जो नहीं आएगा वह है वर्णन। कहने का मतलब है वर्णन शिक्षण का एक महत्वपूर्ण स्तर का हिस्सा नहीं है। बोध, चिंतन एवं स्मृति शिक्षण के महत्वपूर्ण स्तर माने जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आप डी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। किसकी होती है? अगर हम बात करें शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था की, तो 15 की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं निदान की। निदान का अर्थ होता है समस्या के कारण को जानना। ठीक है, का समस्या का पता लगाना, एक तरफ से आप सीधा सीधा समझ लीजिए। प्रत्यक्षीकरण भी आ जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से हम चीजों को अच्छे से प्रतिक्रिया करके समझ सकते हैं। वहीं हम क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य संक्रिया जो होती है इन सभी की जरूरी होती है। करेक्ट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। क्या निहित होगा जब एक बालक काली चीजों को देखकर डरता है? जैसे काली गाय हो गई, काली जो है
काला कुत्ता हो गया, ठीक है, काली चीजें हो गई, इन सबको देख के अगर वो डर रहा है तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो उद्दीपक सामान्यीकरण अनुबंधन के अंतर्गत बालक में डर की एक भावना उत्पन्न होती है। यही कारण है कि एक बालक जो है काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। यह उद्दीपन क्रिया डर की भावना को पैदा करती है। तो इस तरह से 16 का आप आंसर लगाएंगे उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शिक्षण विधि का चयन कर रहे हैं तो आप किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे नहीं। 17 की बात करें तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत क्षेत्र बिल्कुल सही है। मान लो व्यक्तिगत क्षेत्र में कोई एक बालक आ गया, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, इसको तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। मान लीजिए बालक प्रखर बुद्धि का है, मंद बुद्धि का है या सामान्य बुद्धि का है, तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। वहीं अगर हम विषय की विशिष्ट प्रकृति इसकी बात करें तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। विषय की प्रकृति अगर वृहत है तो उसको सूक्ष्म यानी माइक्रो वे में आप तोड़ करके चीजें बताएंगे, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। आवश्यक जो नहीं है वह है अभिभावक की भूमिका, ठीक है, क्योंकि एक विद्यालय की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से वहां पर क्या होंगे, छात्र होंगे, ठीक है, और शिक्षक होगा। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर होगा, विषय की विशिष्ट प्रकृति होगी। अभिभावक की भूमिका कह सकते होती है, लेकिन वह सामाजिक तौर पे होती है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि शिक्षण विधि का चयन करने के समय हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर आप बी लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखें क्या पूछ रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18 पूछा है कि कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था की एज क्या होगी, 6 to 12 यानी 6 से 12, जिसमें प्री होगी 6 to 9 और पोस्ट होगी 9 to 12। ये बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं 5 वर्ष भी मानी जाती है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 6 से 12 ही होती है। तो ये हो गई बाल्यावस्था की एज की अगर हम बात करें तो इसमें विशेषता कौन कौन सी होती है, बिल्कुल देख लेते हैं। समूह एवं खेलों में सहभागिता बिल्कुल सही है। इस अवस्था में बाल्यावस्था में बच्चे अपने समूह में ही खेलना पसंद करते हैं और सहभागियों के तौर पे अपने दोस्त वगैरह रखते हैं। बच्चे आप देखते हैं टोली, इस अवस्था को टोली की अवस्था भी कहा जाता है। अभिवृद्धि में स्थिरता यानी कहीं ना कहीं उनकी वृद्धि जो है वह धीमी पड़ जाती है। विकास तो चलता रहता है लेकिन वृद्धि जो है वह कहीं ना कहीं शिथिल पड़ जाती है। ये कहने का मतलब है कि शिथिल मतलब धीमी पड़ जाती है, ये नहीं कि रुक जाती है। तो ये भी सही बात कही गई है। वहीं अगर हम बात करें समूहों की प्रबलता, यानी बच्चे इस अवस्था में समूह में ही खेलना पसंद करते हैं चीज़ें। वहीं अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जिज्ञासा की कमी, तो ये गलत हो गया। अगर जिज्ञासा की प्रबलता यानी अधिकता दिखाता तो बिल्कुल करेक्ट होता, कमी नहीं होगा। क्योंकि देखिए जब बाल्यावस्था में बच्चा होता है तो उसके दिमाग में कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे बच्चा पूछता है कि मम्मी फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं, या कहता है कि अंडा गोल ही क्यों होता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें उसके मन में जिज्ञासा रहती है, जानने की इच्छा रहती है, तो उसमें कमी नहीं होगा, उसमें प्रबलता अगर होता तो यहाँ पर करेक्ट हो जाता। विशेषता नहीं पूछा था तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि निम्न में से कौन सृजनात्मकता प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। इनमें से अगर हम सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी प्रोसेस की बात करें तो इसमें से कौन सा संबंधित नहीं होगा इससे। तो सृजनात्मकता प्रक्रिया जो है संबंधित किससे होगा, उद्भावन से होगा, प्रबोधन से होगा और आयोजन से होगा। इन सब से संबंधित जो है वह माना जाएगा अगर हम सृजनात्मक प्रक्रिया की बात करें। परंतु अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा से इसका कोई संबंध नहीं है। सृजनात्मक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उचित साधन का यानी उचित जो साधन है उसका प्रयोग करना जान लेते हैं। इसमें अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर यही आपका हो जाएगा बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 20 पूछा है निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। वृद्धि और विकास आप सभी जानते हैं। वृद्धि जो होती है वह शारीरिक होती है, विकास संपूर्ण या संवेगिक या संवेगात्मक होता है,
ठीक है, तो इसमें पूछा है कि वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है। अगर हम बात करें 20 नंबर की क्वेश्चन की, तो वृद्धि और विकास का कौन सा प्रथम चरण होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक विकास। ठीक है, क्योंकि शारीरिक विकास सीधा वृद्धि से संबंधित हो जाएगा, नैतिक विकास केवल विकास से संबंधित हो जाएगा, मानसिक विकास भी कहीं ना कहीं विकास से ही संबंधित होगा, और जो दोनों संबंधित होंगे उसका पहला चरण पूछा तो वह है सामाजिक विकास। कैसे होगा देख लेते हैं इसको भी। तो वृद्धि और विकास का जो प्रथम चरण सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा ऐसा माना जाता है, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में ही जो बालक है वो अपने जीवन की शुरुआत करता है एवं बुनियादी पहलुओं को समझता है। समाज में ही उसका नैतिक, मानसिक एवं व्यवहारिक विकास होता है। शारीरिक विकास भी समाज में विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। समाज में अगर वह रह रहा है, मान लीजिए विद्यालय है, विद्यालय क्या है, वह समाज का ही तो अंग है, समाज के अंतर्गत ही तो आपका विद्यालय आएगा। अब विद्यालय में बच्चा जैसे खेल रहा है या समाज में ही रह करके पार्क है या स्थानीय जगह है जहाँ पर वो खेल रहा है, तो उसका शारीरिक विकास हो रहा है। तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण जो आ जाएगा वह है सामाजिक विकास के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि सीखना एक तरह के व्यवहार का है, क्या है। सीखना जो है एक तरह के व्यवहार का क्या करना है। तो सीखना कह सकते हैं, सीखना या अधिगम एक तरह के व्यवहार का प्रसार माना जाता है, यानी फैलाव माना जाता है, या ज्ञान के विकास का माध्यम माना जाता है। विषय को समझना अधिगम द्वारा ही संभव है। नवीन तथ्यों को जानना एवं कह सकते हैं कि सीखना एक प्रकार के व्यवहार का प्रसार करना ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट आंसर आप 21 का डी लगाइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, आप इसका आंसर बताइए। तो अगर हम बात करें क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की, तो इसका जो प्रयोग किया है वो आपको पता है कि स्किनर महोदय ने, बीएफ स्किनर महोदय द्वारा किया गया। इन्होंने अपना प्रयोग जो है चूहे और कबूतर पर किया। दो प्रयोग किए थे, दो जानवरों पर। स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग प्रसूत अनुबंधन एवं क्लासिकल अनुबंधन दोनों में किया जाता है। प्रसूत अनुबंधन बॉक्स प्रशिक्षण के लिए विशेष अनुमति प्रदान करता है, जिसके द्वारा ही इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर प्रसूत अनुबंधन के लिए आप लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है बुद्धि मापन की भाटी या बैटरी परीक्षण में है कितने परीक्षण हैं, अर्थात कितने उप परीक्षण हैं। तो बुद्धि मापन के भाटी या बैटरी परीक्षण में कुल जो है वह 5 उप परीक्षण देखने को मिलते हैं। इस बैटरी का प्रयोग में लाने का मुख्य उद्देश्य अशिक्षित एवं शिक्षित भारतीयों का बुद्धि मापन करना था। इसमें कुल 5 उप परीक्षण शामिल हैं। उन 5 परीक्षणों को भी आप जान लीजिए कौन कौन से हैं। तो पहला है कोह परीक्षण, दूसरा है अलेक्जेंडर परीक्षण, तीसरा है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण शीघ्र स्मृति का परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण। तो ये 5 परीक्षण देखने को मिलेंगे अगर हम बात करें भाटिया बैटरी परीक्षण की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन को देख के आपको यूपी टेट का पेपर याद आ गया होगा। अगर हम बात करें 28 नंबर के क्वेश्चन पेपर की, तो हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा था कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन जो है अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल। फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने किया था वर्ष 1837। आने वाले एग्जाम में सन पूछ सकता है कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रॉबेल द्वारा कब किया गया, सन दे देगा, पूछ लेगा, तो आप ध्यान रखिएगा 1837 में। ठीक है, जिसमें किंडरगार्टन तथा चाइल्ड गार्डन के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें ऐसे बालकों को दाखिल किया जाता है जिसकी आयु जो है 7 वर्ष से कम होती है, जो विद्यालय में दाखिल नहीं हुए होते हैं। इसमें बालकों को विशिष्ट रूप से शिक्षित किया जाता है। ध्यान रखिएगा 7 वर्ष से कम बच्चों को हम शामिल करेंगे किंडरगार्टन प्रणाली के अंतर्गत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। पूछा है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता इनमें से कौन है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 25 की बात करें, करेक्ट आंसर जो है वह 3 हो जाएगा। संकलनात्मक परामर्श का जन्मदाता जो माना जाता है वो है विलियम्स
विलियमसन करके, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। माने जाते हैं संकलनात्मक परामर्श व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनोविज्ञान में संकलनात्मक परामर्श के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति की मनोदशाओं को जानकर परामर्श के माध्यम से सुधारा जाता है। इतनी सारी चीजें हो गई अगर हम बात करें संकलनात्मक परामर्श की, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे, देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन हमारा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। इनमें से कौन सी सबसे प्रभावी विधि मानी जाएगी? अगर हम बात करें छात्रों के अवांछित व्यवहार के संशोधन में, तो अगर आप दंडित कर देंगे तो क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा? कुछ समय के लिए आ जाएगा, मान सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उन्हें आप उनको नज़रअंदाज या अनदेखी करेंगे उनकी, तो क्या उन्हें परिवर्तन आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके माता पिता को सूचित करने से ही क्या होगा? माता पिता घर में 2-4 दिन डांटेंगे, मारेंगे, फिर वही हाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे प्रभावशाली होगी विधि वो है अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों को सुझाव देना। यानी आप कह सकते हैं ना, निदानात्मक परीक्षण करके उपचारात्मक परीक्षण करेंगे। पहले समस्या के कारणों को जानेंगे और जानने के बाद ही उनका उपचार करेंगे। तो इस तरह से उनको आप उनके व्यवहार में जो है वह परिवर्तन लाएंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन नंबर की तरफ, जो कि है डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर पूछा है 27 का, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता है डिसलेक्सिया जो होता है वह पठन संबंधी विकास से संबंधित है। इसमें बालक को अक्षर पहचानने में समस्याएं आती हैं। इन कारणों का शब्दों का सही से उच्चारित नहीं कर पाता है। यह सामान्य समस्या ही मानी जाती है, इसका उपचार भी संभव है। तो यह पढ़ने से संबंधित है। कौन? डिसलेक्सिया। गणितीय कौशल में गणितीय समस्याएं जो होगी डिसकैलकुलिया से होगी। डिस्ग्राफिया तो लेखन से संबंधित होगी, लेखन से संबंधित डिसग्राफिया, और डिसकैलकुलिया गणितीय। वाक संबंधी विकार यह किससे संबंधित होगा? तो यह आप कमेंट द्वारा जरूर बताइए। नहीं पता होगा तो भी आप कमेंट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ब्रेल लिपि की बात करें तो ब्रेल लिपि एक जो है वह अगर हम ब्रेल लिपि की बात करें तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो लुईस ब्रेल ने किया था। कब किया था? तो यह शायद 3 या 4 जनवरी के बीच में किया था। डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि 3 जनवरी था कि 4 जनवरी था। आप कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, ठीक है। लुईस ब्रेल ने किया है। ब्रेल लिपि को हाथ से छूकर महसूस किया जाता है। टेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से दृष्टिबाधित छात्र को सुनकर अधिगम कराते हैं। यानी जो दृष्टिबाधित बालक हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का जो है प्रतिपादन किया किसने? लुईस ब्रेल ने। तो यह संबंधित होगा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों से, ठीक है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि है CWSN का अर्थ है। अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखा? CWSN, इसका अर्थ पूछा है। SN, इसका क्या अर्थ है वही पूछ रहा है। तो CWSN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। फुल फॉर्म जरूर पूछता है तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे हम। 30 पूछा है कि निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा एक परामर्श का तत्व नहीं है? तो 30 की बात करें तो करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा वृत्तिक वृद्धि। अब यह कैसे होगा? तो वृत्तिक वृद्धि का परामर्श से कोई संबंध नहीं है। साक्षात्कार, विश्वास एवं संप्रेषण परामर्श के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। आवश्यक तत्व की बात करें तो साक्षात्कार हो गया, ठीक है, विश्वास हो गया और संप्रेषण, ये सभी माने जाएंगे आवश्यक तत्व के अंतर्गत। जबकि यह जो है यह नहीं माना जाएगा वृत्तिक वृद्धि, यह अलग हो जाएगा इससे। करेक्ट आंसर सी लगाइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लगभग 130 क्वेश्चंस कंप्लीट किए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से।
आपने कितने सही किए 130 में, आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।